तो पिछले बार जो हमने ये हमारा जो चैप्टर चल रहा था, चैप्टर जो है हमारा चैप्टर जो है ये है ना, ये 5 वाला हमारा चल रहा था, मैग्नेटिज्म एंड मैटर। ठीक है भाई। तो मैग्नेटिज्म और मैटर में पिछले बार हमने जो है काफ़ी चीज़ों पे डिस्कस कर लिया था, है ना। ठीक है भाई। हमने जो है मैग्नेट है क्या है ना, मैग्नेट क्या होता है ये आपने इसके बारे में आपको डिस्कस कर लिया था। और अर्थ का जो मैग्नेटिज्म क्या होता है, अर्थ का जो मैग्नेटिज्म जो है ये क्या होता है, इस पर भी अपन ने चर्चा कर ली थी। ठीक है भाई। उसके कंपोनेंट्स कौन से होते हैं, एंगल ऑफ जो है आपको बताया था डीप, है ना, एंगल ऑफ डीप जो है ये क्या होगा, है ना, ये देख लिया था। एंगल ऑफ डिक्लिनेशन है, ये आपको जो है बता दिया था भाई ये क्या होता है। इनके कंपोनेंट में जो है हम किस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं, ये अपन ने सारी चीज़ें देख ली थी। मैग्नेट की प्रॉपर्टीज़ जो हैं वो क्या होती है ये भी देख लिया था। दूसरा जो है बार मैग्नेट एज ए इक्विवेलेंट सोलोनाइड, है ना, बार मैग्नेट, है ना, बार मैग्नेट जो हम ले रहे हैं, है ना। तो इक्विवेलेंट सोलोनाइड के माध्यम से जो है बार मैग्नेट को हमने कैसे लिया हुआ था, और किसी पॉइंट पे यानी कि जो आपका एक्सियल पोजीशन पे जो है उसकी मैग्नेटिक फील्ड की इंटेंसिटी कितनी मिली थी, तो बराबर ये वही मिली थी, बी इक्वल देन यहाँ पे म्यू नॉट 4 पाई, और यहाँ से 2m बाय जो आपने आर क्यूब ली थी। तो इन चीज़ों पे अपन ने काफ़ी डिस्कस कर लिया था। ठीक है। अब हम जो है सिमिलर टाइप का फार्मूला निकालेंगे, और सिमिलर टाइप का फार्मूला में ये जो है हमारा ये दिया हुआ है कि यदि अगर मान लीजिए कोई एक मैग्नेटिक नीडल है किसी मैग्नेटिक फील्ड में रखा हुआ है तो उस पर कितना फोर्स लगता है, तो डाइपोल इन ए यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। तो ये जो है सेम सिमिलर है उसी टाइप का, जैसा कि यदि अगर मान लो आपने पहले क्या किया हुआ था कि इस तरीके से जो है एक मैग्नेटिक फील्ड लिया हुआ था, मान लीजिए मैग्नेटिक फील्ड को ई बताते थे, और उसमें डाइपोल जो है आपने रख लिया था, ये वाला जो डाइपोल, ये पॉजिटिव और नेगेटिव वाला आपने डाइपोल रखा हुआ था, और वो कुछ एंगल बनाए हुए रखता था। तो इसमें टॉर्क इक्वल देन आपने जो है पी ई और साइन थीटा जो है ये फार्मूला आपने निकाल लिया था यहाँ से टॉर्क के लिए, याद है। और एनर्जी के लिए जो है हम कॉस के फॉर्म में निकाल सकते थे। तो सेम जो है फार्मूला, सेम चीज़ें जो है हम ये मैग्नेटिज्म वाले के लिए भी निकाल सकते हैं। यदि अगर आप इनको कंपेयर करके पढ़ते हैं तो बहुत ही आसानी से आपको समझ में आ जाएगा और आसानी से आप बना सकते हैं। लेकिन फिर से क्वेश्चन आता है कि क्या यदि अगर मान लीजिए इस तरीके से हमने एक मैग्नेटिक फील्ड मान लीजिए बी लगाया हुआ है, तो उसमें क्या जैसे पहले हम प्लस और माइनस जो है डाइपोल रखते थे, ऐसा ही क्या जो दो डाइपोल है M1 और M2, क्या इनको भी ऐसे ही रख के एंगल फॉर्म करते हुए, और फिर से जो टॉर्क इक्वल देन पी ई, ये जो फार्मूला है हमारा साइन थीटा, और जो एनर्जी के लिए पी यू इक्वल देन माइनस पी ई जो कॉस थीटा है, इस तरीके का फार्मूला क्या निकाला जा सकता है, क्या निकाला जा सकता है। तो कई बुक में, पुराने बुकों में, रेफरेंस में उसको प्रिफ़र किया हुआ है, बट हमारी हमारी सीबीएसई बुक में इस चीज़ को रेफ़र नहीं किया है। इसका कारण मैं आपको कई बार बता चुका हूँ और एक बार फिर से बता रहा हूँ। इसका कारण, सबसे बड़ा कारण मैंने आपको पहले भी बताया कि ये जो हम मैग्नेट लेते हैं तो उसमें हमेशा एन और एस पोल होता है, और जब भी उसको ब्रेक करते हैं तो फिर से एक जो है एन और एस, एक फिर से जो है न्यू जो है आपका फिर से एक जो है ये पोल फिर से बनते हैं, है ना, यानी मोनोपोल एग्जिस्ट नहीं करते हैं। इस वजह से यहाँ पे एक मैग्नेटिक नीडल को मैग्नेटिक फील्ड में रख के उसमें जो ऑसिलेशन हो रहा है उसके आधार पे फार्मूला निकाला गया है ना। तो आप चाहो तो हो सकता है कई जगह पे इस तरीके से निकाला गया है और उसको अभी फ़िलहाल अमान्य नहीं किया गया है, इस मेथड को भी अमान्य नहीं किया गया है, आप निकाल सकते हैं। बट सीबीएसई की बुक ये कहती है कि जो है पोल एग्जिस्ट नहीं करते, इस वजह से उस मेथड को फॉलो ना करके, मान लीजिए कोई मैग्नेटिक नीडल जो है मैग्नेटिक फील्ड में रखी हुई है तो उस पर टॉर्क कितना काम करेगा ऑसिलेशन के फार्मूले के बेसिस पे, और उसमें कितनी एनर्जी होगी वो फार्मूला हम उस आधार पे निकालते हैं। तो इसको ध्यान से देखें, ठीक है भाई, इसको ध्यान से देखें।
तो यहाँ से अपन ने ये देखे द डाइपोल इन ए यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, डाइपोल जो है यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में है। तो लेकिन ये इसका स्वरूप थोड़ा सा अलग है। देखिए यहाँ से एक मैग्नेटिक नीडल ली गई है और यहाँ पे जो है मैग्नेटिक फील्ड बी बनाया गया है। तो ये जो मैग्नेटिक फील्ड है ये आपको मालूम है ये जो है यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड को शो कर रहा है। ये जो है आपका यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड को शो कर रहा है और इसमें एक मैग्नेटिक नीडल को लिया गया है। तो मैग्नेटिक नीडल हमेशा नॉर्थ और ये जो है साउथ शो करती है। जब इस मैग्नेटिक नीडल को इस मैग्नेटिक फील्ड में रखा जाएगा तो वो यहाँ से कुछ एंगल फॉर्म करते हुए रहेगी। तो जब ये एंगल फॉर्म करेगी तो अब क्या होगा, पिछले बार जैसे आप क्या लेते थे, यहाँ पे एक जो है इलेक्ट्रोस्टैटिक वाले केस में की बात कर रहा हूँ मैं, प्लस क्यू और माइनस क्यू लेते थे। तो आपको मालूम है एफ इक्वल देन क्यू ई होता था प्लस क्यू ई, और तो ये एक फोर्स होता था। सिमिलरली एफ टू इक्वल देन माइनस क्यू ई फोर्स होता था। तो ये इक्वल और अपोजिट फोर्सेस होते थे और जिसकी वजह से नेट जो है फोर्स होता था वो ज़ीरो होता था। तो इसका जो है ट्रांसलेटरी मोशन को जो है अपन तो ये ज़ीरो बताते थे, लेकिन उसको जो है रोटेशन अपन बताते थे। यानी बॉडी जो है ट्रांसलेटरी इक्विलिब्रियम में होती थी बट रोटेशनल इक्विलिब्रियम में नहीं होती थी, है ना, यानी वो घूम सकती थी। सेम चीज़ इस पे भी अप्लाई हो रही है। तो यहाँ पे जो हमने एक जो है ये आपका एन वाला पोल और एक जो है दूसरा एस वाला पोल लिया है। तो स्वाभाविक बात है यदि अगर मान लीजिए एक पल के लिए मैं मान लूँ ये M1 और M2 पोल से भी बता रहा हूँ, तो फिर इन पे भी इस तरीके से फोर्स ये लगता है ना फोर्स, और इसकी वजह से जो मैग्नेटिक नीडल होती है वो आपको मालूम है कि वो घूमती है। यही चीज़ इस पे भी लागू होगी। तो हम कुछ प्रॉपर्टी जो 11th क्लास की प्रॉपर्टीज़ है जो आप जानते हैं कि यदि अगर किसी फील्ड में है ना या कोई भी जो यदि अगर टॉर्क लगता है तो किस तरीके का टॉर्क लगता है, कोई जो बॉडी है यदि अगर वो किसी ऑसिलेशन यदि अगर कर रही है तो वो किस तरीके से ऑसिलेट करेगी, इस के आधार पे हम जो है इसका फार्मूले को निकालेंगे, है ना। तो ये आपका 11th क्लास का जो प्रॉपर्टी है मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ है जो आप सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स और रोटेशनल मोशन वाले में पढ़े हुए हैं, उस प्रॉपर्टी के बेस पे इसका इस्तेमाल किया गया है। ध्यान दें आपको 11th के कंसेप्ट बिल्कुल क्लियर होने चाहिए। अगर 11th के आपके कंसेप्ट क्लियर है तो उसके आधे से ज़्यादा कंसेप्ट जो है आपके 12th क्लास में लागू होते हैं। यदि अगर आपने 11th क्लास के कंसेप्ट को नहीं जाना है तो आप 12th क्लास में भी नहीं कर पाएंगे। इस चीज़ को ध्यान दें, ठीक है भाई। तो यदि अगर आपको कोई परेशानी जाती है तो फिर से 11th क्लास के कंसेप्ट को ज़रूर से देखें। ओके, तो यहाँ पे आप देखें इसके लिए। तो सपोज़ करो कि यदि अगर एक मैग्नेटिक नीडल इस मैग्नेटिक फील्ड में रखी हुई है तो उस पर टॉर्क काम करेगा, ये तो आपको मालूम है। तो यदि अगर मान लीजिए इस पर टॉर्क काम करता है तो टॉर्क इक्वल देन क्या होता है आपको मालूम है ना, जो है टॉर्क इक्वल देन फोर्स इनटू जो है परपेंडिकुलर डिस्टेंस द फ्रॉम द एक्सिस लेते हैं। लेकिन इस केस की यदि अगर हम बात करें कि इसमें टॉर्क क्या होगा, तो टॉर्क इक्वल देन यदि अगर आप चले जो है इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड में लिख लिए तो टॉर्क टी इक्वल देन एम जो है टॉर्क इक्वल देन पी इंटू क्या लेते थे पी ई, है ना, और साइन थीटा लेते थे। तो वैसे ही सेम कंसेप्ट का हम इस्तेमाल करते हुए इसमें भी यूज़ कर सकते हैं। तो ये लेकिन यहाँ पे क्या हो जाएगा टॉर्क इक्वल देन यहाँ पे तो जो है आपका जो है पी न लेके यहाँ पे क्या लिया हुआ है, यहाँ पे ये डाइपोल लिया हुआ है। तो डाइपोल को मान लीजिए आपने एम से बता दिया और जो ई है ई की जगह क्या हो गया यहाँ पे जो ये फील्ड है ये इस्तेमाल किया गया है, ठीक है। तो टॉर्क इक्वल देन एम बी और मान लीजिए पूरा लिखते हैं तो साइन थीटा इसके फॉर्म में आप जो है लिख सकते हैं। तो इस तरीके से ये मैग्नीट्यूड के फॉर्म में यदि अगर हम बताते हैं तो टॉर्क इक्वल देन एम बी और साइन थीटा हम यहाँ से बता सकते हैं। अब ये क्या हो जाएगा कि यदि अगर मान लीजिए कोई भी मैग्नेटिक नीडल को इस तरीके से मैग्नेटिक फील्ड में रखा हुआ है तो इसे फोर्स करेगा और ये इस तरीके से ये घूमेगी या मूवमेंट करेगी। तो यदि अगर ये मैग्नेटिक फील्ड में ऑसिलेशन करती है ना, तो ये क्या हो जाएगा इस पे भी जो है फोर्स निकालेंगे। तो हमें 11th क्लास के कुछ कंसेप्ट मालूम होने चाहिए। तो आपको ये मालूम है कि यदि अगर कोई भी जो है इस तरीके की बॉडी किसी मैग्नेटिक फील्ड जैसे कि मान लीजिए एक कपल आपने लिया हुआ था और कपल पे जो फोर्स लगता था तो टॉर्क इक्वल देन क्या लेते थे आप, टॉर्क इक्वल देन आप निकालते थे आई और निकालते थे ओमेगा। टॉर्क इक्वल देन आई ओमेगा, ये रिलेशन याद है आपको, जहाँ पे टॉर्क जो है ये जो है उस पर लगने वाला फोर्स होता था। आई क्या होता था, आई आपको याद है ये आपका कहलाता मोमेंट ऑफ इनर्शिया कहलाता था, याद है मोमेंट ऑफ इनर्शिया कहलाता था।
अब मैं मूवमेंट ऑफ इनर्शिया और इन चीज़ों पे अधिक डिस्कस नहीं करूँगा, ये आपने 11th क्लास में चीज़ें पढ़ी हुई है। और ओमेगा की यदि अगर मैं बात करूँ तो ओमेगा क्या होता है, ये होता है एंगुलर वेलोसिटी। ये आपने निकाला था एंगुलर वेलोसिटी। जिस तरीके से लीनियर वेलोसिटी होती है ऐसा ही एंगुलर वेलोसिटी भी होती है। तो ये जो है, यदि अगर मान लीजिए कोई ऑब्जेक्ट है, बॉडी है, उस पर यदि अगर मान लीजिए, है ना, यदि अगर यहाँ पे इस पर्टिकुलर फील्ड में रखा है और ऑसिलेटरी है तो उस पर ये फोर्स काम करता था। तो यदि अगर मान लीजिए मैं टॉर्क इक्वल, देन यहाँ पे आपका क्या आ गया, आई ओमेगा। तो आई तो मैं ऐसे ही रहने देता हूँ। ओमेगा क्या है, ओमेगा जो है एंगुलर वेलोसिटी। और एंगुलर वेलोसिटी को अगर मैं एंगुलर डिस्प्लेसमेंट के टर्म्स में लिखूँगा, है ना, तो मैं क्या लिख सकता हूँ यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ यहाँ पे d2 टॉर्क इक्वल, देन सॉरी आई अल्फ़ा था, सॉरी, है ना। तो यहाँ पे जो है, यहाँ पे अल्फ़ा यदि अगर मैं कहूँगा तो एंगुलर जो है एक्सेलरेशन था, है ना। टॉर्क इक्वल देन आई अल्फ़ा रिलेशन मिलती थी, आई ओमेगा नहीं है ना। तो यहाँ पे ये वाला जो हो जाएगा, यदि अगर मैं इसको अल्फ़ा बोल देता हूँ तो ये कहलाएगा एंगुलर एक्सेलरेशन, सॉरी, है, थोड़ा सा इसमें करेक्शन कर लीजिएगा, एंगुलर एक्सेलरेशन। तो यहाँ पे टॉर्क इक्वल देन क्या हो गया आपका, आई अल्फ़ा। तो यदि अगर मान लीजिए एंगुलर एक्सेलरेशन हो रहा है तो एंगुलर एक्सेलरेशन को अगर मैं एंगुलर जो है वेलोसिटी के टर्म्स में बताऊं तो अल्फ़ा इक्वल देन यदि अगर कहें तो ये हो गया एंगुलर एक्सेलरेशन। तो एंगुलर एक्सेलरेशन को यदि अगर मैं बताना चाहूँ या डिफाइन करना चाहूँ तो क्या हो जाएगा, एंगुलर वेलोसिटी यानी डी ओमेगा बाई डी टी हो जाएगा कि नहीं। अब यदि अगर मान लीजिए इस फॉर्म में है लेकिन यहाँ पे एंगल कितना फॉर्म हो रहा है, थीटा फॉर्म हो रहा है। तो इस एंगल को, थीटा को, फॉर्म को हमको किस में लिखना पड़ेगा, फिर से ओमेगा को थीटा के टर्म्स में। सो यहाँ से कितना हो जाएगा, यहाँ पे ये आपका जो ओमेगा है, ओमेगा को हम क्या लिख सकते हैं यहाँ से, यहाँ पे ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी होता है, ये अपन ने देखा था। तो ये एंगुलर डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम से हम बता सकते हैं। तो कहने का मतलब है यहाँ से d बाई डी टी मैंने लिख दिया और इनटू यहाँ से क्या लिख दिया, d, है ना, d बाई जो है डी टी और साथ में यहाँ से थीटा। तो ये आपका बन गया यहाँ से d2, है ना, थीटा बाय डी टी स्क्वेयर। क्लियर हो गया। तो इस तरीके से ये हमें वैल्यू मिल गई किसकी, अल्फ़ा की। ठीक है भाई। तो यहाँ पे आपको टाउ इक्वल देन क्या मिला, टाउ इक्वल देन मिला था आई अल्फ़ा। तो हम ये वैल्यू को रख देते हैं। तो मान लीजिए इक्वेशन 1 और ये वाला इक्वेशन नंबर 2 और दोनों को हम इक्वल कर देते हैं। क्लियर है। तो और देखिए रिजल्ट आगे क्या होते हैं इसके फिर। तो ठीक है भाई, यदि अगर मैं दोनों इक्वेशन को इक्वेटिंग कर देता हूँ तो टॉर्क इक्वल देन देखा था आपने एम बी साइन थीटा और मैकेनिकल केस में देखा था आपने आई डी टू थीटा बाई डी टी स्क्वेयर। ये वैल्यू आपको यहाँ से मिल जाएगी। अब यहाँ पे ये क्या कर देते हैं, यहाँ पे हम थोड़ा सा चाहो तो यहाँ पे नेगेटिव साइन जो है यूज़ कर सकते हैं। हालांकि हम इसका मैग्नीट्यूड कंसिडर करते हैं और वो नेगेटिव साइन आने का कारण ये होता है कि जो है वो एक जो मैग्नेटिक नीडल होती है ये पर्टिकुलर फील्ड में रखी होती है और इस पर फोर्स लगता है। तो वो उसका क्या करते हैं कि रिस्टोरिंग टॉर्क वाली बात करें और उसके हिसाब से घूमने के लिए, मतलब आपके द्वारा दिया जाता है और वो मैग्नेटिक फील्ड में घूमती है तो उसका अपोजिंग इन नेचर होता है। यानी मैग्नेटिक फील्ड लगाया है तो यदि अगर वो घूमने के लिए वो कर रहे हैं और वो उसको रिटर्न वापस उसे में लाने की कोशिश करती है तो रिस्टोरिंग या उसका जो है हम कहें कि भाई जो अपोजिट होता है, जो रिस्टोरिंग टॉर्क है ये डिफ्लेक्टिंग टॉर्क का अपोजिट होता है। तो यदि अगर हम इसको इक्वेटिंग कर देते हैं तो यहाँ से ये कितना हो जाएगा, यहाँ पे हो गया आई डी टू थीटा बाय डी टी स्क्वेयर, है ना, और बराबर हो जाएगा यहाँ से। मान लीजिए मैं मैग्नीट्यूड कंसीडर कर लेता हूँ फ़िलहाल तो एम बी जो है और साइन थीटा हो जाएगा। मान लीजिए मैंने मैग्नीट्यूड कंसीडर कर दिया यानी इसका जो है मैग्नीट्यूड मैंने ले लिया तो ये हो जाएगा। अब इसमें एक कंडीशन है, ये ध्यान दीजिएगा, ये महत्वपूर्ण कंडीशन है कि भाई जो एंगल अगर छोटा बन रहा हो, इफ़ एंगल इज़ स्मॉल, ये कंडीशन है ना, ये हमें ध्यान रखनी पड़ेगी अदरवाइज़ हमारा फार्मूला नहीं निकलेगा। इफ़ एंगल इज़ स्मॉल, एंगल जो है यदि अगर हमारा छोटा है तो उस केस में हम क्या कर सकते हैं, आई है और डी टू थीटा बाय डी टी स्क्वायर हमने ले लिया और यहाँ से बराबर एम बी हो गया, है ना भाई, ये एम बी यहाँ से हो गया।
तो ये फार्मूला मिलेगा। और यदि अगर मैं मान लीजिए यहाँ से डी टू थीटा बाय अगर डी टी स्क्वायर लिख रहा हूँ तो यहाँ से हो गया एम बी बाय आई, ये फार्मूला आपको मिलेगा। तो इस इक्वेशन को आप ध्यान से देखिए। अगर ये इक्वेशन को आप ध्यान से देखते हैं तो जो आपने क्लास जो है 11th में एक फार्मूला या एक इक्वेशन आपने ध्यान से देखी होगी, वो ऑसिलेशन वाले चैप्टर में अपन ने देखा हुआ था, है ना। ऑसिलेशन वाले चैप्टर में आपने देखा हुआ था। और वो ऑसिलेशन चैप्टर में क्या था, याद होगा आपको, डी टू एक्स बाय डी टी स्क्वेयर और क्या था साथ में माइनस ओमेगा स्क्वायर, है ना, और एक्स, है ना। ठीक है भाई, ये आपको ये फार्मूला मिला था माइनस या प्लस में, है ना, डी टू एक्स बाय डी टी स्क्वायर और क्या मिला था आपको, प्लस ओमेगा स्क्वायर एक्स, ये फार्मूला आपको मिल गया था, है ना। तो ये फार्मूला मिला था, याद है आपको ऑसिलेशन वाले में। तो यहाँ पे फिर से ध्यान दीजिए, एक्स यहाँ पे ओमेगा लेंगे तो ओमेगा क्या था, ये एंगुलर वेलोसिटी थी, है ना। और ये अपन ने निकाला था कि यदि अगर मान लीजिए आपको एक एग्जांपल बताया था, एक जो है बाल्टी है, उसमें यदि अगर कोई भी लिक्विड या वाटर है और उसमें एक पेन हमने लिया हुआ है तो वो ऑसिलेशन करता है, तो उसका कुछ मास है, तो उसके आधार पे अपन ने ये फार्मूला निकाला हुआ था। ये ऑसिलेटरी मोशन को शो करता है, ये जो है ऑसिलेटरी मोशन को शो करता है। ऑसिलेटरी मोशन मतलब ऑसिलेशन, मीन पोजीशन के दोनों ओर जो ऑसिलेशन होता है। तो ये ध्यान दे, यहाँ से मान लीजिए इसको इक्वेशन नंबर मैंने यदि अगर 3rd कह दिया और इसको इक्वेशन 4 किया, अब हो क्या रहा है, इस तरीके से जो फील्ड लगा हुआ है उसमें भी जो ये मैग्नेटिक नीडल आपने लिया हुआ है उसका ऑसिलेशन हो रहा है। तो चूंकि ये ऑसिलेशन यदि अगर हो रहा तो ये वाली जो इक्वेशन है और ये इक्वेशन है, इसका हम कंपेयरिंग कर सकते हैं। ठीक है भाई। तो यहाँ से यदि अगर मैं इसको ट्रांसफ़र कर देता हूँ या दोनों को मैं जो है इक्वल यदि अगर कर देता हूँ तो मुझे क्या यहाँ से रिज़ल्ट मिलेगा। ठीक है भाई। तो हम यहाँ से फिर से जो है दोनों इक्वेशन को कंपेयरिंग करते हैं। तो यहाँ से मान लीजिए डी टू थीटा बाय डी टी स्क्वायर अपन ने लिया और प्लस मान लीजिए एम बी, यहाँ पे थीटा, पिछले थीटा थोड़ा छूट गया है, आप उसको ज्वाइन कर लीजिएगा, और आई बराबर मान लीजिए 0। और सिमिलरली ये वाला भी होगा, तो मान लीजिए इक्वेशन 1 और ये इक्वेशन अपन ने 2 लिया हुआ। अब यहाँ से यदि अगर मान लीजिए हम दोनों का कंपेयर करते हैं तो आप ध्यान से देखें, यहाँ पे देखिए डी टू थीटा बाई डी टी स्क्वायर, तो यहाँ डी टू एक्स बाई डी टी स्क्वायर है। तो जो रोल यहाँ पे एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का है, यहाँ पे किसका है, डिस्प्लेसमेंट का है। क्लियर है भाई। और जो रोल यहाँ पे जो डिस्प्लेसमेंट का है वहीं पे यहाँ पे थीटा का है। तो हम इस तरीके से कंपेयर कर सकते हैं। तो मान लीजिए यहाँ पे ओमेगा स्क्वायर फ़र्क हो रहा है, यहाँ पे जो है आप देख रहे हैं ओमेगा स्क्वायर का फ़र्क पड़ रहा है। तो ओमेगा स्क्वायर मतलब फर्स्ट और सेकंड से अपन क्या ले सकते हैं, फ्रॉम जो है फर्स्ट एंड सेकंड अगर अपन कहे तो यहाँ से कितना हो जाएगा, ओमेगा स्क्वायर एक्स अगर मैं कहता हूँ, है ना, तो बराबर यहाँ से, या ओमेगा स्क्वायर बराबर कहूँ क्योंकि थीटा और ये तो सेम है दोनों, तो ओमेगा स्क्वायर बराबर क्या हो गया, एम बी और बाय क्या हो गया भाई, आई हो गया। ध्यान से देखें, है ना, ओमेगा स्क्वायर इक्वल देन एम बी बाय आई हो गया। तो कहने का मतलब है ओमेगा स्क्वायर इक्वल देन इतना हो गया। तो ओमेगा बराबर यदि अगर मैं निकालूं तो क्या होगा, अंडर रूट एम बी बाय आई होगा। ठीक है भाई, ये हो जाएगा। तो ये तो आपका हो गया कि यदि अगर मान लीजिए उसकी एंगुलर जो है अगर वेलोसिटी निकालना है, यानी कि फिर से अपन आए कि इस तरीके से जो है मैग्नेटिक फील्ड लगा हुआ था और उसमें नीडल थी, है ना, मैग्नेटिक नीडल थी। मैग्नेटिक नीडल पे जो रोटेशन हुआ, जो घूमी, उसके वजह से एंगुलर वेलोसिटी कितनी हो गई, एम बी बाई आई। किस पर निर्भर कर रही है, एम पर। एम क्या है बताइए, एम है इसकी जो है मैग्नेटिक मोमेंटा है, तो मैग्नेटिक मोमेंटा पे डिपेंड कर रही है। ठीक है भाई, मैग्नेटिक मोमेंटा पे। और बी जो आपने फील्ड लगाया था उसके ऊपर डिपेंड कर रही है। और आई जो है मोमेंट ऑफ इनर्शिया, मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई इक्वल देन आप जानते हैं एम आर स्क्वायर होता है। तो ये यहाँ से हमको मिल जाएगा। अब यहाँ पे ये तो हो गया ओमेगा के टर्म्स में, तो ये तो हो गया एंगुलर वेलोसिटी। इसके अलावा हम इसमें जो है टाइम पीरियड भी निकाल सकते हैं और इसकी फ्रिक्वेंसी भी निकाल सकते हैं। तो यदि अगर मान लीजिए मैं टाइम पीरियड निकालूं तो टाइम पीरियड टी इक्वल देन क्या होता है, 2 पाई बाई क्या होता है भाई,
ओमेगा होता है ना, टाइम पीरियड इक्वल देन 2 पाई बाई ओमेगा होता है ना, इतना होता है। तो हम ओमेगा की वैल्यू यहाँ से रख सकते हैं। तो यदि अगर मान लीजिए इसकी वैल्यू यदि अगर रखते हैं तो फिर क्या हो जाएगा देखिए, है ना। तो यदि अगर ये आपने देखा टाइम पीरियड इक्वल देन 2 पाई बाई ओमेगा होता है, ये आपको मालूम है फार्मूला, है ना, ये 11th क्लास में भी ये भी चीज़ भी पढ़ी है आपने। और यहाँ पे ओमेगा इक्वल देन M/I होता है। तो T इक्वल देन यहाँ पे 2 पाई और 1/ओमेगा है, तो ये उल्टा हो जाएगा, है ना भाई। ये हो गया आपका M/, यहाँ पे I हुआ। तो इसको यानी कि 2 पाई ऐसा हो जाएगा और अंडर रूट यहाँ पे ऊपर चला आएगा, I/I कितना होगा, MB होगा। ठीक है भाई, इस तरीके से ये आपका फार्मूला मिलेगा। तो ये मिल गया आपका टाइम पीरियड के लिए फार्मूला। तो यदि अगर मान लीजिए कोई ऐसा अरेंजमेंट हमने किया हुआ है इस तरीके से जिसमें मैग्नेटिक फील्ड हमने लगाया है, या फिर मान लीजिए हमने मैग्नेटिक नीडल ले ली, उसका मूवमेंट ऑफ इनर्शिया हम निकाल सकते हैं, उसका ऑसिलेशन यदि अगर हम काउंट कर सकते हैं, तो क्या हम बी भी निकाल सकते हैं, बहुत आसानी से निकाल सकते हैं। यानी उस पर कितना जो मैग्नेटिक फील्ड होगा ये हम पता लगा सकते हैं। तो मैग्नेटिक फील्ड भी पता लगाने के लिए क्या कर दे, स्क्वायरिंग बोथ साइड कर देते हैं। तो स्क्वायरिंग बोथ साइड कर देते तो T² बराबर हो जाएगा 4 पाई² हो जाएगा और इंटू I/, क्या होगा, MB होगा ना। तो यहाँ से अगर मैं B निकालना चाहूँ तो B बराबर यहाँ से कितना हो जाएगा, यहाँ से B यहाँ ऊपर चला आएगा और ये होगा 4 पाई² और I हो जाएगा और ये हो जाएगा M और T² हो जाएगा। ठीक है ना भाई, समझ में आया। तो यहाँ से हम जो है मैग्नेटिक फील्ड जो पहले हमने बात करी थी कि भाई मैग्नेटिक फील्ड लगाया गया है, अगर मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ हमें अगर निकालनी है, मान लो हमें मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ नहीं मालूम है, तो उस केस में यदि अगर हमें मूवमेंट ऑफ इनर्शिया, मैंने कितना मूवमेंट होता है, मूवमेंट ऑफ इनर्शिया I जो है MR² मान लीजिए, उससे पता लगा लिया, है ना, या जिस मेथड से भी लगाया। और मैग्नेटिक जो पोल है ये हमें मालूम है उनके बीच के लिए, और टाइम यदि अगर ऑसिलेशन कितना हो रहा है ये पता लगाए, तो हम जो है मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा ये भी हम वहाँ से निकाल सकते हैं। ठीक है भाई, तो ये बिल्कुल डिफरेंट मेथड है। आपको जो है दूसरे रेफरेंस बुक और दूसरी बुकों में दूसरे ढंग से दिया होगा, जो आप इलेक्ट्रोस्टैटिक के लिए पढ़ते हैं उसी टाइप का दिया होगा, लेकिन आपकी CBSE बुक ये दूसरे ढंग से देती है। तो हो सकता है सब जगह आपको ना मिले, तो आप इसको ज़रूर से इसमें देख लें। अब एक और लास्ट चीज़ आ जाती है, और वो ये आ जाती है कि भाई यदि अगर मान लीजिए हम इसकी पोटेंशियल एनर्जी निकालना चाहते हैं, तो हमें क्या मालूम है कि थीटा इक्वल देन π/2 एंगल से लेकर जो है उसके 0 पोजीशन तक लाने के लिए जितना जो है हमें वर्क डन करना पड़ता है, वही पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में होता है। तो उसको पोटेंशियल एनर्जी अगर हम निकालना चाहें तो कितना होगा, पोटेंशियल एनर्जी जो है डाइपोल के लिए आपने निकाली थी, तो ये हम मैग्नेटिक डाइपोल के लिए कह दें, या मैग्नेटिक जो नीडल है इसके लिए अपन कह रहे हैं, है ना। तो इस वाले में कितना हो जाएगा, यहाँ पे आपको मालूम है यदि अगर पोटेंशियल एनर्जी निकालना है तो हम इसको पोटेंशियल एनर्जी को U से बताते थे। तो मान लीजिए मैग्नेटिक वाला है तो UM से बता दिया, और इसको हम किस से बता सकते हैं, यहाँ पे माइनस है और MB, और क्या ले लिए थे हमने MB और जो है यहाँ से या MB साइन थीटा और जो है डी थीटा से ले सकते हैं, या टॉर्क इनटू जो ये डिस्टेंस है इसके बराबर हम ले सकते थे, है ना, जो डिस्प्लेसमेंट होता है। तो यदि अगर मान लीजिए हम नेगेटिव साइन भी चाहो छोड़ सकते हैं या फिर रहने देते हैं, तो UM इक्वल देन ले लेते हैं, और इसकी पोजीशन मान लीजिए हम फिर से क्या लेते हैं भाई π/2 से लेकर जो है 0 एंगल लाने के लिए जितना वर्क है। तो यहाँ से MB जो है बाहर ले लिया, और फिर क्या कर दिया, ब्रैकेट के अंदर थीटा की वैल्यू π/2 से लेकर थीटा तक के लिया, और साइन थीटा और यहाँ से डी थीटा लिया। तो यदि अगर इसको सॉल्व करते हैं UB इक्वल देन, तो ये माइनस जो है आपका MB हो जाएगा, और साइन थीटा का फिर से इंटीग्रेशन करते हैं तो आपको मालूम है कॉस थीटा होता है। तो यहाँ पे जो है यहाँ पे कॉस थीटा आप ले लेंगे, ठीक है। सॉरी, यहाँ पे मैग्नीट्यूड कंसीडर किया हुआ है, तो ठीक है अपन मैग्नीट्यूड कंसीडर कर देते हैं, तो MB साइन थीटा, ये नेगेटिव नहीं आता। तो यहाँ से साइन थीटा का इंटीग्रेशन करते तो माइनस आ जाता है, MB जो है ये कॉस थीटा आ जाएगा, और लिमिट हम यहाँ पे π/2 और फिर यहाँ से 0 ले लेंगे। तो UM इक्वल देन यहाँ पे माइनस MB हो जाएगा, और cos 0 की वैल्यू 1 होती है और π/2 तो 0 होता है। तो यहाँ से हम लिख देंगे cos 0 और माइनस cos जो है π/2,
है ना। तो यहाँ पे जो है आपका ये तो ज़ीरो हो जाएगा और ये वाला यहाँ से यू एम इक्वल देन माइनस एम बी आ जाएगा। तो यहाँ पे इस केस में वैल्यू को ये मैक्सिमम बताता है, या चाहो तो हम ये बता सकते हैं यू एम इक्वल देन माइनस एम बी कॉस थीटा। तो ये आपका एक फार्मूला हो जाएगा और इसका डिस्प्लेसमेंट जो अपन बता रहे हैं कि पाई/2 एंगल से लेकर 0 एंगल तक का हो रहा है। ठीक है भाई। तो इस तरीके से ये जो है फार्मूला आपका आता है ना। ये अलग ढंग का फार्मूला बना हुआ है। जो है एग्ज़ाम वगैरह के पॉइंट ऑफ व्यू से तो इतना तो आपका ये नहीं इस तरीके से पूछा जाता, बट इससे रिलेटेड जो जनरल क्वेश्चन है कुछ जो है पूछे जा सकते हैं, लेकिन इसका कंसेप्ट जो है काफ़ी अलग है। तो हो सकता है कभी आपका जो है कंपटीशन एग्ज़ाम वगैरह होते हैं उनमें आपको पूछा जा सकता है। उसके अलावा पैरामैग्नेटिक, डाईमैग्नेटिक, फेरोमैग्नेटिक मटेरियल्स, इनके बारे में भी मैंने आपको बता दिया था। अब जो है हम इसमें जो है चर्चा करेंगे नेक्स्ट टाइम में। हम जो इसमें चर्चा करेंगे तो वो आपका जो है ये इसके ऊपर करेंगे कि जो आपका एक तो गॉस थ्योरम जो है ये पर्टिकुलर एरिया के लिए अपन ये ले लेंगे, और दूसरा जो थोड़ा सा जो पर्टिकुलर मैग्नेटिक मटेरियल होती है उनकी कुछ जो डेफिनेशंस होती है उसके ऊपर अपन जो है ये डिस्कस करेंगे। तो ओके, तो आप जो है इनके नोट्स वगैरह बना लें और ज़रूर से दिखाएं, और कोई डाउट है तो ज़रूर से मैसेज कर दें। ओके।